का स्वागत है। जैसे कि आपको पता है एनवीएस के पेपर चले हुए हैं। तो 15 मई को ऑडिट असिस्टेंट का पेपर हुआ था। तो उसके मैं बेस्ट 20 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। एक नंबर के क्वेश्चन आए हुए हैं। एनटीपीसी, एसएससी, यूपीएससी और बीपीसीएस या स्टेट के एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। एक बार मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ। क्वेश्चन जबरदस्त आए हुए हैं, तो आप वीडियो को जरूर शेयर करना। देखो नंबर सिस्टम का, एसजेएमएचसीएफ का, थोड़ा और छोटा कर देता हूँ इसको। ये देख पा रहे होगे। अगला, उससे अगला इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। उससे अगला मिक्सचर का काफ़ी अच्छा सवाल है। कई बार आ रही है ये, और खतरनाक क्वेश्चन है ये। कमीशन वाला परसेंटेज में होता है जो, ये तो आसान होता है। प्रॉफिट लॉस का बहुत अच्छा क्वेश्चन आए हुए हैं, दोनों के दोनों। डिस्काउंट का, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ट्रेन का अच्छा क्वेश्चन है। टाइम एंड वर्क का भी ये ठीक क्वेश्चन आया हुआ है, अच्छा है। पाइप एंड सिस्टम का नई लैंग्वेज के ऊपर आए हुए टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम। बोर्ड एंड स्टीम, मैंसुरेशन। मैंसुरेशन का एक सवाल गलत आया हुआ है, वो है ये वाला क्वेश्चन 19वां, ठीक है। 20वां देख पा रहे होगे और 21वां एलजेब्रा का, ठीक है। तो 22 क्वेश्चन है वैसे, लेकिन मैं 20 करवाऊंगा, 2 आपने खुद करने हैं। तो अब देख पा रहे होगे नंबर सिस्टम का यह क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें कि एक डिवीजन सम है, जो क्वेश्चन है वो 105 है, रिमाइंडर 195 है। जो डिवाइजर है ना, वो सम है किसका, क्वेश्चन और रिमाइंडर का। अब आपको पता है जैसे भाग करते थे आप, तो ये तो डिविडेंड होता है। क्या होता है ये? डिविडेंड, ठीक है। हिंदी में देख लियो, ये डिवाइजर होता है, भाग देने वाला, है ना। ये क्वेश्चन होता है, और जो यहाँ पे बचता है वो रिमाइंडर होता है। तो डिविडेंड है वो किसके बराबर होता है? डिवाइजर गुणा में क्वोशिएंट जमा में रिमाइंडर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्वोशिएंट हमें 105 दे रखा है, 105 गुणा में ये क्या है? 195। रुको, 195 क्या है? रिमाइंडर। कह रखा है जो डिवाइजर है ना, डिवाइजर सम ऑफ क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। तब ये देखो कितना आ गया, 200 और ये 300। तो 300 गुणा में 105 है ना, जमा में 195, तो डबल जीरो, 5 दिए 15 और ये 3 है ना, 195 जोड़ देंगे, 5 9 6 1 3। अब कह रखा है इसने प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स, तो इसकी गुणा देखो यहाँ पे 2 है, ये 5 है, तो 0 आ गया। 3 तिया 9, 9 तिया 27, ठीक है। रुको, 3 तिया 9, 9 निम 81, तो 81 जीरो हमारा क्या आ जाएगा? आंसर, ठीक है। क्वेश्चन आसान था। अब देखो ये एलसीएम एचसीएफ का यह क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना इसको। देखो क्या दे रखा है। मान लीजिए कि पी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, जिसे 11 14 और 24 से भाग देने पर प्रत्येक परिस्थिति में शेष पर 8 बचता है। पी 17 का एक गुणज है, तो पी में दाई के स्थान का अंक क्या है? तो अब एक चीज देखो, पहले एलसीएम निकालना पड़ेगा हमें किसका? 11 14 24 का, ठीक है। तो 24 का क्या होता है? 24 लिख लिया आपने, है ना। गुणा में देखो 2 तो हटता गया, 7 रह गया, यहाँ से 11 रह गया, ठीक है। तो 7 चौके 28, 2 और ये 7 दूनी 14, 2 16, 11 से गुणा करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 8, है ना। ये ऐसे लिख देते हैं नीचे, 4 8 14 और ये 8 और 1, ठीक है। अब एक चीज देखो, क्या ये 17 से भाग, अब हमें क्या रखा है कि 8 से इस पर बचता है, तो जमा में 8, ठीक है। अब ये क्या 17 से भाग होता है? तो 17 से पूरा का पूरा भाग नहीं होता है, हमें लिखना है सबसे बड़ी संख्या। तो अब सबसे बड़ी संख्या निकालने का क्या तरीका होता है कि जो हमें दे रखा है क्या था, अब देखो क्या था इसमें हमारा 168 और 168, तो 8 अच्छा 14 और ये 7 रख 8 और ये जमा में 8। तो अब हमें बड़ी संख्या लेनी है ना, जो 17 से भाग होती हो। तो इसका तरीका क्या है? एक तो हम इसमें गुणा 1 गुणा 2 करेंगे, जब कर सकते हैं एक कर सकते हैं हम 17 से भाग करें, और जो रिमाइंडर है ना वो लिख के और उसमें रिमाइंडर जोड़ेंगे ना, अगर वो 17 से भाग हो जाता है लास्ट वाला, तो वो संख्या 17 से भाग होती है। अब देखो 17 हम 17 है ना, क्वोशिएंट एक एक बच गया, 17 निम्न 153, तो
माइनस का कितना आ गया 5 है ना, माइनस का 5, इसका मतलब 12 बच गया ये। तो 12 जमा में 8 20 17 से भाग नहीं होता। अब 12 का दुगुना ले तो 24 जमा में 8 32 भी नहीं होता। फिर तिगुना ले तो 36 जमा में 8 44 नहीं होता। फिर 4 गुना ले 48 जमा में 8 नहीं होता। फिर 5 गुना ले तो 60 जमा में 8 68 है ना, इसका मतलब ये भाग होता है, तो यही हमारा आंसर है ना, मतलब 5 पे जाना चाहिए। तो गुणा में 5 जमा में 8। तो अब देखो गुणा में 5 करोगे 8 पंजे 40, 5 के 20 और ये 24 है ना, 2 18 पंजे 90 और 2 92 जमा में 8। तो क्या आ गया 9 2 4 8 है ना। तो अब इसमें कह रखा हमें दाई का स्थान का अंक तो कितना है 4, तो 4 हमारा आंसर। ठीक है, सभी को समझ में आ गया। क्वेश्चन अच्छा था, कई बार चला जाता 5 तक, एक बार तो 8 तक गए थे है ना मल्टीपल में। तो ये वाला तरीका ठीक रहता है, आपने आगे से यही करना है रिमाइंडर लेके है ना। अब देखो क्या क्या कर रखा है, किसी सूची में n संख्याएं हैं जिसका औसत 98.5 है। जब 60 औसत वाली 10 संख्याओं को सूची से हटा दिया जाता है तो शेष संख्या का औसत m होता है। जब 55.5 औसत वाली 8 नई संख्याओं को n दी गई मूल संख्याओं की सूची में शामिल किया जाता है तो संख्याओं का औसत n हो जाता है। तो m बराबर n है, तो n का मान क्या है। क्वेश्चन काफी जबरदस्त है, इसको कैसे करेंगे समझो। देखो आपको पता है कि एवरेज किसके बराबर होता है, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस है ना अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रखा है कि n संख्याएं हैं और उनका औसत ये है। ठीक है, तो औसत और ये नंबर तो कितना आ जाएगा 58.5 गुणा में n, ये हो जाएगा सम है ना। अब क्या रखा है 10 संख्याओं को हटा दिया जाता है जब 60 औसत वाली। तो देखो समझो टोटल सम हमारा कितना है 58.5 n में से अगर 60 औसत वाली 10 संख्याएं हटा दी जाए तो 600 घट जाएगा है ना, 600 हट जाएगा बटे में क्या टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो पहले n थी, अब कितनी होगी 10 कम, तो ये 10, ये आ गया हमारा औसत m। ठीक है, इसी तरह 58.5 n। अब क्या कह रखा है कि 8 नई संख्या है, कौन सी 55.5, अगर दुगुना करोगे 111 222 444। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा 8 गुना कर देंगे अगर 55.5 का, तो जमा में 444 अपॉन n जमा में 8 इज इक्वल टू किसके बराबर रह जाएगा n के बराबर। ठीक है, अब क्या रखे n और m बराबर है, इसका मतलब ये भी बराबर हो जाएंगे। समझ में आ रहा है, इसका मतलब हमारा 58.5 n माइनस 600 अपॉन n माइनस 10 इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा 58.5 n जमा में 444 है ना। थोड़ा पास में लिख देते हैं ताकि लिखा जाए। ठीक है, प्लस में 444 बटे में n जमा में 8। अब यहाँ से n की एक ऐसी वैल्यू मान लो जो इसको सेटिस्फाई कर दे। समझ में आ रहा है, तो एक चीज देखो यहाँ पर 600 को भाग करना है ना, क्योंकि फ्रैक्शन तो बनेगा नहीं, और 444 को भाग करना है। तो n की अगर हम यहाँ पे देखते हैं, अगर 35 और 45 लेंगे तो एक अजीब ही संख्या बन रही है जो 600 को नहीं काट रही है। 50 से 40 में रहना पड़ेगा, हम 40 लेंगे तो नीचे आ गया 30। ठीक है, ये भी आ जाएगा कुछ है ना, और ये 30 काट रहा है। इसी तरह ये 38 है, 38 इसको यहाँ पे भी आ जाएगा हमारा 48। ठीक है, 48 काट तो नहीं रहा लेकिन इसको सेटिस्फाई कर देगा। या आप कर सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई, वो काफ़ी बड़ा पड़ेगा। तो आप ऑप्शनों से जाना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछ रखा है, काफ़ी कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये एवरेज का वही पुराना सवाल है, इसमें क्या रखा है कि एवरेज है जो 42 नंबरों की वो कितने 45.5।
42 की कितनी है 45.5, तो टोटल आ जाएगा। कह रखा है 21 का कितना है 49, जो लास्ट की 19 है उसका कितना है 41। कह रखा है 22 और 23 भी अगर हटा दी जाए, है ना। अब देखो इनका जोड़ कितना आ गया 40, तो 40 संख्याओं का जोड़ आ जाएगा हमारा अगर गुणा कर देंगे। तो एवरेज बताओ रिमेनिंग का, कुछ नहीं करना, इनका जो आएगा ना सम उसको जोड़कर 40 तक भाग कर दो। 21 की अगर 50 तक करते, है ना, तो कितना आ जाएगा 105 जीरो, है ना। अब इसमें तो 21 घटाना पड़ेगा, अगर 20 घटाते 130, अब कितना आ जाएगा 1029। 19 के अगर इस तक करते हैं 19 चौक 76 जीरो, अब इसमें 20 जोड़ते हैं तो 780, अब 779 आएगा। ठीक है, जोड़ो 9 9 18, और ये 10 और एक 11 और 8 ये 18, बटे में 40 तक रहेंगे। ठीक है, तो 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, तो 45.2 हमारा आंसर। ठीक है, इसी बीच फिफ्थ क्वेश्चन देख पा रहे होगे। फिफ्थ है रिसेंट प्रोपोर्शन का, एक हम कह सकते हैं एक नए टाइप का क्वेश्चन है, आपके आगे पेपरों में मिलेगा। एनवीएस में कई ऐसे क्वेश्चंस हैं जो थोड़े अलग पूछे गए हैं और आगे उनके पूछे जाने की बहुत बहुत संभावनाएं हैं। तो अब यहाँ पे देख पा रहे होगे आपको क्या दे रखा है 8x² रेशियो y, 8x² अपॉन वाई इक्वल टू जेड अपॉन एक्स। अब देखो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा क्या आ जाएगा 8x³ इक्वल टू जेड वाई। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जेड की जगह हम ये अपनी वैल्यू रख लेंगे, जेड इक्वल टू 8x³ अपॉन वाई। ठीक है, इसको रख लेंगे तो हमारे यहाँ पे क्या आ गया 27y² इक्वल टू 8 इंटू जेड की जगह 8x³ अपॉन वाई। अब देखो वाई की क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 27y³ इक्वल टू 8x³ आ गया हमारा। यहाँ से x अपॉन वाई कितना आ जाएगा, देखो ये क्यूब में था, रूट क्यूब रूट कर देंगे तो 3 अपॉन में 2। ठीक है, अब बस x की जगह हमें 3 लिखना है, y की जगह वो लिखना है 2, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो 8 3 24 माइनस 3 2 6 अपॉन 15 प्लस 6। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 18 अपॉन 21। ठीक है, तो ये 6:7 हमारा क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखते हैं हम मिक्सचर का। मिक्सचर का बहुत ही अच्छा सवाल आया हुआ है, ये आप एक बार ध्यान से समझना इसको कैसे हम इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, ये सवाल बहुत ही अच्छा है, इसको करने के लिए देखो ये हिंदी है ये इंग्लिश है, एक बार इंग्लिश में पढ़ लो, फिर मैं इंग्लिश को छुपाऊंगा और हिंदी को दिखाऊंगा। ठीक है, आपने देख लिया होगा। अब देखो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इसको हम करेंगे बहुत ही एक अच्छे मेथड से। देखो अब कह रखा है गोल ए और बी में अम्ल और पानी का अनुपात कितना है 4:5। ये तो है ए में। ठीक है, एसिड वाटर, ये तो ए का। ठीक है, बी में क्या है एसिड और वाटर का 5:7। कह रखा है ए के 3 लीटर को बी के 5 लीटर के साथ मिलाया जाता है। तो ए के 3 लीटर, तो ए के 3 लीटर है जो, और बी का 5 लीटर है, उसका एसिड का अलग लिख लेंगे जोड़, है ना, और वाटर का अलग लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ से हमारा रेशियो आ जाएगा। समझ में आ रहा है। अब देखो तो इसमें एसिड क्या आएगा 4/9, है ना, गुणा में 3 लीटर। ठीक है, इसी तरह ये बी का जो एसिड आएगा वो कितना आ जाएगा 5/12। ठीक है, गुणा में 5, ये एसिड का पूरे सॉल्यूशन में। ठीक है, एसिड प्लस वाटर दोनों को मिला देंगे तो सॉल्यूशन बन जाएगा। इसी तरह वाटर का लिखना अब 5/9 इंटू 3, है ना, ये 7/12 इंटू 5। ठीक है, बस अब कुछ नहीं है, जोड़ कर देंगे। देखो ये कितना आ जाएगा 4/3, है ना, ये 25/12। अब नीचे 12 है, यहाँ पे 3 है, तो गुणा में 4, गुणा में 4। ठीक है, 16 और 25, 25 और 16 कितना आ जाएगा हमारे 41/12 रेशियो। यहाँ से देखो ये 3 है ना, फिर यहाँ पे 12 हो जाएगा, गुणा में 4, गुणा में 4, तो 20
और 35, तो कितना आ जाएगा 20 और 35 55, ठीक है, अपॉन 12, 12 से 12 गया तो हमारा कितना आ गया 41:55, ठीक है। अब यहाँ से देखो आप, ये तो आ गया एसिड का और ये आ गया वाटर का। अगर ए का 3 लीटर और बी का 5 लीटर मिलाया जाता है तो ये रेशियो हमारा बन जाएगा, ठीक है। अब कह रखा है परिणामी घोल के 480 मिलीलीटर में अम्ल और पानी का अनुपात इतना हो जाएगा। तो पानी वो तो अम्ल और पानी, ठीक है, तो इसमें कितना अम्ल मिलाया जाना चाहिए? तो वाटर तो सेम है, वाटर कितना है 55 बटे ये जोड़ कितना आ जाएगा 6 और 5 और 4 9 96 गुणा में कितना है 480 मिलीलीटर, ठीक है। इसी तरह इसमें अम्ल मिलाया जाता है तो 41/96 गुणा में 480 जमा में x जो भी मात्रा मिलाई गई, ठीक है। देखो ये दिख रहा है कितना अम्ल मिलाया गया। अगर अम्ल मिलाया गया है तो जो पानी का रेशियो वो तो सेम रहेगा, ठीक है। तो 96 पंजे, ठीक है, और 96 पंजे, ठीक है। अब देखो यहाँ से काटो 11 पंजे, है ना, तो ये 25 इसमें गुणा हो जाएगा 25 में 225 और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 41 गुणा में 5। अगर 40 होता तो 200 आवे, अब 205, ठीक है, 205 जमा में x, तो इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो हमारा x की वैल्यू कितने आ जाएगी 20 मिलीलीटर। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, इस तरीके से करना बहुत ही एक कम टाइम वाला क्वेश्चन बन जाएगा। मुझे समझाना था इस कारण मैंने टाइम लिया है, ठीक है। तो अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखो ये कमीशन वाला सवाल है। कमीशन वाले सवाल में एक चीज ध्यान रखना, देखो अब आप ये चीज देख पा रहे होगे, ठीक है, तो इसको ध्यान से समझो। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, ठीक है, ज्यादातर इसी पे आता है। लाभ पर ऐसे कमीशन चार्ज करने के बाद, उदाहरण के लिए देखो अगर आफ्टर चार्जिंग कमीशन आ जाए ना, आफ्टर चार्जिंग कमीशन, तो आपने क्या करना है, जैसे यदि चार्ज करने से पहले लाभ इतना था और प्रबंधक को ऐसा कमीशन चार्ज करने के बाद 10% का कमीशन की अनुमति दी गई, तो कमीशन क्या होगा? तो आपने क्या करना है ऊपर 10 गुणा, है ना, 10% है ना, कितने परसेंट है 10%, देखो ये रहा 10% अपोन में 110, कब? जब आफ्टर चार्जिंग हो, ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, है ना, तो हमारा कमीशन आएगा 10/110 पे, ठीक है। तो 4000 का कमीशन मिलेगा उसको आफ्टर चार्जिंग, है ना, तो प्रॉफिट हो, समझ में आ रहा है। यदि चार्ज करने से पहले लाभ इतना है और प्रबंधक को कमीशन चार्ज करने के बाद आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ठीक है। तो जब कमीशन पूछा जाए तो 10/110, ध्यान रखना इस चीज का। और जब आ जाए बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, अगर प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग है 4400 और मैनेजर अलाउड है कि एक कमीशन हो ऑन द प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, तो आपने क्या करना 10/100, ठीक है। सभी को ध्यान समझ में आ रहा है। तो ये एक बहुत ही कम डिफरेंस वाली चीज है, दोनों के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, ज्यादातर आफ्टर वाले पे आते हैं, तो आप ध्यान रखना। अब करते हैं हम शुरू। अब आप देख पा रहे होगे क्वेश्चन क्या कह रखा है, कमीशन प्रभावित करने से पूर्व द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन इज इतना, है ना, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन द मैनेजर ऑफ द फर्म इज एंटाइटल्ड, देखो आफ्टर चार्जिंग, ठीक है, तो 6300, हमें 5% निकालना, तो 5/105, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 1/21, 21 तक काटेंगे तो 300 रुपये हमारा क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा कमीशन, ठीक है। देखो ये ध्यान रखना आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ठीक है, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, बिफोर चार्जिंग आफ्टर चार्जिंग, अगर आफ्टर चार्जिंग है तो 5/105, है ना, अगर बिफोर चार्जिंग है तो 5/100, ठीक है, दोनों चीज अलग अलग हैं। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब ये आपने खुद बताना है, ये काफी बार आया है, कमेंट में बताओ इसका क्या आंसर, ठीक है। एसएससी डी ट्रिपल एस बी इस
सारे एग्जामों में बहुत बार आया है। प्रॉफिट एंड लॉस का ये है बहुत ही एक अच्छा सवाल हम कह सकते हैं, ठीक है। ध्यान से करना कैसे करेंगे इसको। देखो क्या क्या रखा हमें कि एक व्यापारी के पास 160 वस्तु है जिसमें से प्रत्येक का क्रय मूल्य समान है, हमने माना 1 रुपया है, ठीक है। तो 160 रुपये का ही क्या हो गया सीपी, ठीक है। कह रखे 40% वस्तु है, तो 160 का 40% कितनी हो जाएगी 64, ठीक है। को 20% के लाभ, तो हमने इसका माना 20% लाभ, ठीक है। कह रखा है फिर शेष वस्तुओं का 64 रुपये है ना इसका सीपी, इस पर 20% अगर लाभ होगा तो कितना आ जाएगा, तो इसका दुगुना है ना। अगर 10% होता तो 6.4 है ना, अब कितना आ जाएगा 12.8 प्लस इतना हो जाएगा। कह रखा है शेष वस्तुओं के 3/4, तो शेष वस्तु कितनी बचेगी 96, 96 का 3/4 है ना। तो ये 4 तक काटे 24, 24 हो गया, ठीक है। तो कह रखा है 72 को 10% के लाभ, तो इसका कितना हो जाएगा 10% 7.2 है ना। इतने रुपये में मान रखे हैं। कह रखा है शेष वस्तु कितनी बचगी शेष वस्तु, तो शेष वस्तु का 3/4 इतना है, तो 1/4 बच जाएगा कितना 24, ठीक है। कह रखा है 24 को 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर, ये है जो चीज है ना, ये इंपॉर्टेंट है। 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। अगर एक वस्तु का हमने मूल्य मान रखा है 1 रुपया, तो नुकसान कितना हो गया 5 रुपये, कितना नुकसान हो गया हमारा 5 रुपये, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो अभी यहाँ से देखो कितना आ जाएगा 2.2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 10, ये 15, 15 अपोन में ये तो आ गया हमारा प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट आ गया क्योंकि ये जोड़ है ना, प्लस में आ रहा है प्रॉफिट। अपॉन टोटल की सीपी कितना था 160, 160 गुणा में 100, ठीक है। अब एक चीज देखो क्या कि अगर 16 का हम 10% मानते तो 16 आता, तो 10% से थोड़ा कम है, ठीक है। अब ये देखो 9.4 है 9.8 है, अगर 16 का 1% मानना है तो 1.6, ठीक है। और 0.5% मानना है तो 0.8, 0.8 है ना, कितना आ जाएगा 0.8। समझ में आ रहा है। तो अगर 0.8 इसमें तो घटाओगे, तो 16 में तो 0.8 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 15.2, इसका मतलब हमारा कितना 9.4 हमारा क्या है आंसर, ठीक है। तो ऐसे करने होते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन था, आप एक बार जरूर देखना दोबारा भी। अब ये क्वेश्चन भी अच्छा है ना, थोड़ी लैंग्वेज अच्छी पूछ रखी है। कह रखा है सुमन को 12% की हानि होती है यदि वह वस्तु ए को इतने पे बेचती है, ठीक। तो सुमन का हम सीपी निकालेंगे, क्या निकालेंगे सीपी, तो 144 गुणा में 100 अपोन में 12, 12 मतलब 88, ठीक है। तो ये गया हमारा 4 से, तो 25 आ गया है ना। अब 11 से, 11 दूनी 11, ये 4 है ना, ये कितना आ गया हमारा 52, ठीक है। अब 2 यहाँ पे आ गया तो 50 है ना, तो ना 4 4 13 चौक है ना, तो 1300 आ गया हमारा, क्या आ गया 1300 हमारा सिप्पी किसका सुमन का। कह रखा है अब और 28% का गेन प्राप्त करती है अगर वो सी को बेचती है 3456 में, है ना। तो 100 अपॉन में 128 है ना। अब ये भी 4 पर चला जाएगा, देखो 4 × 12, 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32 है ना, 4 छिक 24, 4 चौक 16, 8 पर जाएगा 8 चौके है ना, 8 का मान 8 8, ठीक है। 4 पर जाएगा तो 4 पर गया तो कितना आ जाएगा 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, तो 2700 आ गया हमारा इसका सीपी, ठीक है। 1300 और 2700। अब कह रखा है अगर एक को 25% के प्रॉफिट पर बेचते हैं तो 1/4, तो 1/4 25 गुणा में 13, ठीक। तो 25 थी 75, 25 एकम 25 और 7 32,
ठीक है। तो ये आ गया हमारा प्रॉफिट सीधा, ठीक है। हम सेलिंग प्राइस नहीं निकालेंगे, प्रॉफिट निकालेंगे। बी 5% का लॉस, तो इसका 10% होगा 270, ठीक है। 5% क्या होगा इसका, आधा, ठीक है। तो 54, इसका आधा, 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, ठीक है। 135 आ गया। तो 135 इसमें जोड़ेंगे, 5 5 10 और ये 6 और ये 4 बटे में। अब देखो इनका जोड़, तो कितना आ जाएगा, 27, ये 3000, ये 4000, 4000 आ जाएगा। डबल जीरो कट जाएगी, एक जीरो यहाँ पर काटेंगे, तो कितना आ जाएगा हमारा, ये 5% की हानि थी, ठीक है। हानि थी तो घटाना पड़ेगा, इसमें तो ये घटेगा, है ना। अगर 100 घटाते हैं तो 225, है ना। 25 और घटाते हैं 200, और 10 और घटाना पड़ेगा तो 190। तो 190 पौन में 40 आता, तो देखो 4 चौक 16, है ना। और कितना बच जाएगा, 3 जीरो, है ना। तो 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, ठीक है। तो हमारा गेन कितना आ गया, 4.75। ये माइनस था, ध्यान रखना, ये लॉस था, ठीक है। हमने प्रॉफिट है ये मान का कैलकुलेशन कर दी थी, लेकिन वो गलत थी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है आ गया हमारा डिस्काउंट का, ठीक है। डिस्काउंट का ठीक ठाक क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा मुश्किल है नहीं। इसमें देखो क्या दे रखा है, एक वस्तु का अंकित मूल्य इतना है, तो अंकित मूल्य है कितना, 1080। यदि अंकित मूल्य पर प्रत्येक x% की 2 क्रमिक छूट दी जाए, हमने जो छूट दी है ना, वो छूट देने के बाद हमारा क्या बच गया, k, ठीक है। तो k अपॉन में 100 गुणा में k अपॉन में 100, ठीक है। जैसे 100 माइनस वो नहीं करते x, तब हमने 100 माइनस x को k ही मान लिया। इक्वल टू कितना दे रखा है, 974.7, है ना। अब ये जीरो नीचे जाएगी तो ये कट जाएगी यहाँ से, और ये एक जीरो से ये गया, ठीक है। अब देखो ये कितना पे जाएगा, 9 पे चला जाएगा, 9 पे चला जाएगा। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 9 अट्ठे 72, है ना। 9 तिया 27, ठीक है। 3 पर जाएगा, 3 चौके 3 तिया 9, 3 छः 18, 3 एकम 3, ठीक है। 4 पर गया तो ये 25। तो यहाँ से देखो हमारा के स्क्वेयर किसके बराबर आएगा, 361 इंटू 25। अब आपको पता है ये 19 का होता है, तो 19 गुणा में 5, के हमारा कितना आ जाएगा, 95। इसका मतलब हमारा जो डिस्काउंट परसेंट है वो कितना है, 5%, ठीक है। क्योंकि आपको पता है के इक्वल टू क्या मानना था हमने, 100 माइनस एक्स, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 5%। अब कह रखा है 10 सिंगल डिस्काउंट और दुगुना, तो 10% हो गया ऑन इट्स मार्क प्राइस। तो सेलिंग प्राइस बताओ इसका। तो एक चीज बताओ, 1080 गुणा में 9 बटे में 10, है ना। जीरो तो जीरो गया, 9 अट्ठे 72, 9 एकम 9, है ना। 972 हमारा आंसर, ठीक है। समझ में आ गया। तो हमारा सीधा सेलिंग प्राइस आ चुका है। अब सिंपल इंटरेस्ट का यह क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, इस क्वेश्चन में कई बच्चे अटके होंगे, ठीक है। क्या कर रखा है, एक निश्चित राशि पर 7 से 1/2% वार्षिक साधारण ब्याज दर से 3 वर्षों के लिए निवेशित राशि उसी राशि पर दोगुनी ब्याज दर से 8 वर्षों के साधारण ब्याज से 140 ज्यादा है। तो यहाँ पे कह रखा है अमाउंट, है ना, जो अमाउंट वो कम, वो सिंपल इंटरेस्ट है ना, जो दूसरे वाला है ना, जो डबल है, डबल द अर्लियर रेट, तो वो इनका डिफरेंस कितना है, 140, ठीक है। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, तो देखो हमने सम हमने मान लिया x, तो x जमा में अमाउंट किसके बराबर होता है, प्रिंसिपल जमा में सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो प्रिंसिपल तो x मान लिया हमने, सिंपल इंटरेस्ट का क्या फार्मूला होता है, प्रिंसिपल गुणा में रेट गुणा में टाइम अपॉन में 100, ठीक है। तो वही, तो प्रिंसिपल गुणा में रेट कितना है, 7 से 1/2, तो 15/2 गुणा में 3 बटे में 100, ठीक है। माइनस क्या रखा, सेम सम, तो x गुणा में 8 साल डबल द रियल रेट, तो 7 से 1/2 मतलब 15/2 का दुगुना करेंगे तो 15% बटे में 100 इक्वल टू 140, ठीक है। अब यहाँ से देखो भाई साहब, यहाँ पे दुगुना कर दो, ठीक है।
इस x को x इस x इस x को तो रखो यहाँ पे कॉमन ले लो, x बटे में 100 कॉमन आ गया है ना, ऊपर 15 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे 3/2 -8 है ना, इक्वल टू 140। अब देखो 8 दूनी 16, तो माइनस का 13, 15 गुणा में 13 x बटे में 100, ठीक है। 8 दूनी 16 और ये बटे में 2, ठीक है। तो 200 x माइनस 13 गुणा में 15, तो 14 का स्क्वायर माइनस 1, तो 195 x अपॉन में कितना आ जाएगा हमारा 200 इक्वल टू 140। तो 5x अपॉन में 200 इक्वल टू 140, ठीक है। तो कितना आ जाएगा हमारा, 5 से गया तो दुगुना, 14 दूनी 28, 28 दूनी 56, तो 5600 हमारा क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। ये हमारा सम आ गया। क्वेश्चन अच्छा था, जिसने अमाउंट पे ध्यान नहीं दिया होगा उस बच्चे ने गलत कर दिया होगा। अब देख पा रहे होगे एक के निश्चित राशि पर 15% वार्षिक 15% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों का मिश्र धन 17,303 है। जब ब्याज 8 मासिक रूप से संयोजित होता है तो 2 साल में कितने हो जाएंगे, 24 मंथ। 8 के उससे करेंगे तो 3 साइकिल बन जाएंगे, ठीक है। तो उसी राशि पर उसी दर और उसी समय के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। तो क्वेश्चन अच्छा है। अमाउंट दे रखा है सीधा, आपको पता है कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फार्मूला होता है वो अमाउंट के ऊपर ही होता है। तो प्रिंसिपल इंटू में 1 प्लस में रेट अपॉन में 100 और पावर टाइम, ठीक है। हमें कुछ प्रिंसिपल तो दे नहीं रखा, अमाउंट दे रखा है कितना, 17,303। ये प्रिंसिपल है ना, 1 प्लस में रेट अपॉन में 100। अब देखो रेट हमें चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये दे रखा है प्रति वर्ष, हमें निकालना 8 मासिक रूप से, 8 मासिक रूप से। अगर 12 महीने जो लगता है वो 15 है, हमें निकालना 8 महीने के उससे, तो 8 बटे में 12, ठीक है। 2 बटे में 3, तो ऐसे करेंगे तो 10 आ जाएगा, ठीक है। तो 10 बटे में 11 है ना, 3 की साइकिल हो जाएगी, तो वहां पर जाकर नहीं 11 बटे में 10 है ना, 11 बटे में 10। तो इस तरफ जाएंगे तो ये उल्टे हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से कट गए, तो 11 बटे में 10, 10 बटे में 11, 10 बटे में 11 और 10 बटे में 11, ठीक है। अब 11 से कटता मिलेगा ये, देखो जो अल्टरनेट का सम लेते हैं और वो अल्टरनेट का जो दूसरे वाला सम लेते हैं है ना, अगर उसका डिफरेंस 0, 11, 22 आता है तो हमारा कट जाता है। तो देखो ये 4 और 3 7 है ना, यहाँ पे भी देखो 7 है ना, 7 में से 7 गया 0, तो इसका मतलब 11 से कटता है। तो 11 एकम 11, 6 बच गया है ना, 11 पंजे कितना बच गया 8 है ना, तो 11 सत्ते और 11 तिया। इसी तरह देखो अब ये भी कटता है, देखो 11 से काटो, 11 एकम 11 है ना, 11 चौक 11 तिया, यहाँ पे कितना आ गया 13, ठीक है। तो हमारा 13,000 यहाँ से क्या आ गया प्रिंसिपल। हमें क्या रखा उसी राशि पर, तो 13,000 पर और उसी दर, तो 15%, तो 15 गुणा में साल कितना 2, तो कुछ नहीं है, हमें 30% निकालना है इसका। 10% 1300 है, तो 30% 3900 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो क्या ट्रेन वाला यह है सवाल, अच्छा क्वेश्चन है ट्रेन का, ठीक है। कह रखा है एक 400 मीटर लंबी ट्रेन ए इतने मीटर लंबे पुल को 70 सेकंड में पार करती है और एक अन्य ट्रेन बी को 2 मिनट में पूरी तरह से पार करती है, जो समानांतर पटरी पर समान दिशा में इतने किलोमीटर की गति से चल रही है। तो बी की कुछ नहीं है, सवाल आसान है। देखो क्या क्या रखा है, इतने मीटर की एक लंबी ट्रेन है ए, इतने मीटर लंबा पुल है। तो आपको पता है डिस्टेंस हमेशा जुड़ती है, तो दोनों का जोड़ कितना आ जाएगा 0, 5 और 10 है ना, तो 1050 अपॉन 70 सेकंड रहती है, ठीक है। तो यहाँ से हमें ट्रेन ए की स्पीड का पता लग जाएगा, कितनी आ जाएगी हमारी 7 एकम 7, 7 पंजे है ना, तो 15 मीटर पर सेकंड, क्योंकि मीटर है ये सेकंड है। यहाँ पे जो डिस्टेंस दे रखे वो किलोमीटर में है और यह बदलनी थोड़ी मुश्किल है, ठीक है। तो इसको हम किलोमीटर प्रति घंटा में बदल देंगे, तो 5 बटे तो 18/5 तक गुणा कर देंगे
समझ में आ रहे हैं? तो तभी तो किलोमीटर प्रति घंटा में बदलती है ना। तो कितना आ जाएगा हमारा 54 किलोमीटर प्रति घंटा, ये एक ही आ गया। क्या रखा है, एक अन्य ट्रेन बी को 2 मिनट में पार कर देता है। तो 2 मिनट अपॉन घंटा, क्योंकि यहाँ पे घंटा है ना, आपको पता होगा ना फार्मूले का, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। अगर टाइम निकालना है, डिस्टेंस अपॉन, अगर वे सेम डायरेक्शन में है तो स्पीड क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या है, हमें बी की निकालनी है, बी की नहीं पता है, तो हमने मानी एक्स, जहाँ में ए की कितनी दे रखी है 400, अपॉन इन दोनों का डिफरेंस, तो 33 और ये कितना है 54, तो कितना आ जाएगा हमारा 21। ठीक है, ये आ जाएगा 21 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये मीटर है ना, ये घंटा है, इसको भी किस में बदल देंगे हम, किलोमीटर में, तो 0.4 आ जाएगा, 0.4 जब हमें x इक्वल टू ये 21 यहाँ पर जाकर गुणा। ठीक है, ठीक है, ये 21 था ना, काटेंगे हम 30, तो 21 बटे में 30 माइनस 4 बटे में 10 गुणा में 3 गुणा में 3। ठीक है, तो 21 माइनस 12 अपोन में 30 है ना, तो 9 अपोन में 30 इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा x। ठीक है, तो 3 तिया, तो कितना आ जाएगा हमारा 0.3, 0.3 है ना, तो 0.3 किलोमीटर, तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा 300 मीटर हमारा क्या आ जाएगी, ट्रेन बी की लेंथ। समझ में आ रहा है, ये हमने सारा किलोमीटर में बदल दिया, और ये जो मीटर में था इसको भी किलोमीटर में बदल दिया, तो 0.4 आ गया था। फिर हम सोल्व करते गए, तो हमारा यहाँ से 0.3 किलोमीटर हमारा बी की डिस्टेंस लेंथ आ गई थी, उसको जब हम मीटर में बदलेंगे तो 300 मीटर, क्योंकि आपको पता है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखो टाइम एंड वर्क का, ये ठीक ठाक क्वेश्चन है। ठीक है, नहीं ठीक ठाक नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन, ए और बी किसी काम को 60-80 दिन में करते हैं, तो ए और बी अगर 60 और 80 दिन में करते हैं, क्या रखा है सी ए से 25% कुशल है। मतलब यहाँ पे क्या दे दिया हमें, एफिशिएंसी दे दी, एफिशिएंसी का रेशियो 25% अधिक, ये सी है ये ए है। ठीक है, 25% अगर अधिक कुशल है, 25 मतलब 1/5, तो इसका मतलब ये 1/4 है ना, 1/4 के बराबर होता है, तो इसका मतलब सी 5 है और इसके 4 है, ये एफिशिएंसी का। तो टाइम का क्या आ जाएगा, इसका उल्टा 4:5। ए का दे रखा है, ए का कितना दे रखा है 60 दिन, तो ये गुणा में 12, इसका भी गुणा में 12, तो 48 दिन में कौन करता है, सी। ठीक है, क्या रखा है, ऑल 3 वर्क फॉर के डेज, कितने दिनों के लिए, के दिनों के लिए, तीनों मिलकर के दिन काम करते हैं, और फिर शेष काम को ए और बी मिलकर अगले के 4 के दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो के की वैल्यू बताओ, कुछ नहीं करना हमने, यहाँ पर हमने लेना है रेशियो, वो मतलब एलसीएम, क्या लेना है, एलसीएम। अब ये देखो 12 पंजे, 12 चौक 16 पंजे। ठीक है, देखो हमें 5 दिखाई दे रहा है ना, 16 और 12 है ना। अगर मान लिया हम 16 ले लेते हैं, तो 4 गुणा में 4, तो 12 का क्या आ जाएगा, बस 3 रह गया, हमारा हो गया एलसीएम। ठीक है, अब देखो 12 पंजे, तो 12 पंजे इसका 4 आ गई है ना, 16 पंजे इसके 3 आ गई एफिशिएंसी, इसकी कितनी आ गई 12 चौक है ना, इसकी 5 आ गई, सी की कितनी आ गई 5 एफिशिएंसी। क्या रखा है, क्या क्या रखा है कि तीनों मिलकर के दिन काम करते हैं। यदि एक दिन करते हैं तो कितना काम पूरा कर देते हैं, 4 3 7, 7 और 5 12, 12 काम कर देते हैं। अब इन्होंने करायो के दिन, तो गुणा में के जमा में, अब किसने करा शेष काम, ए और बी ने, ए और बी कितना काम करते हैं एक दिन में 7 है ना, तो 4 के डेज में, तो 7 गुणा में 4 के, टोटल काम हो जाएगा। टोटल काम कितना आया हमारा 10 है ना, ये 8 8 24, 240 आ गया। ठीक है, 12 28 कितना आ जाएगा 40, तो के की वैल्यू क्या आ गई हमारी 6।
ठीक है, के की वैल्यू हमारी क्या आ गई 6। सभी को समझ में आ गया होगा, है ना। अब देखो पाइप एंड सिस्टम का यह सवाल ठीक बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है, क्वेश्चन अच्छे आए हैं। अब देखो पाइप ए और पाइप बी किसी टंकी को 8 घंटे और बी 10 घंटे में भर सकते हैं। पाइप सी एक निकास पाइप है, जब तीनों पाइपों को एक साथ 5 घंटे के लिए खोला जाता है तो टंकी का 7/8 भाग भर जाता है। तो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी, ये सी को हम इस तरह दिखा देते हैं, ये आउटलेट पाइप है, ये पानी को बाहर फेंकता है, ठीक है। तो कह रखा है कि 5 घंटे में 7/8 भाग भरता है। हम कह दें पूरा कितने में भरेगा, है ना। तो अगर 7 भरने में 5 घंटे लगाता है तो 8 भरने में तो 5 गुना में 8/7 घंटे लगेंगे, ठीक है। तो कितना लगेंगे 5 गुना में 8/7 घंटे, ठीक है। यहाँ से अगर आप एलसीएम लेते हो, आप एलसीएम जब लेते हैं ना ऐसे नीचे होता है, इसको ध्यान मत दो। 8 का 10 का और 5 गुना में 8 का लो तो कितना आ जाएगा 40, ठीक है। क्या आ जाएगा हमारा 40 आ जाएगा। तो यहाँ से इसकी एफिशिएंसी आ गई 5, यहाँ से इसकी आ गई 4, है ना। अब देखो 8 पंचे 40, 40 से कट गया 1 है, लेकिन ये बटे में 7 है ना, इसको रख दो अगर 1 आए, है ना। 2 आता तो गुणा में 7, 3 आता गुणा में 7, ठीक है। इस तरह रखते हैं जब फ्रैक्शन में हो, कई बच्चे इसी में अटक जाते हैं। अब कह रखा है आरंभ में ए और बी को 4 घंटे के लिए खोला जाता है। अगर ए बी को 4 घंटे के लिए खोला जाए, 1 घंटे में ये 9 भरते हैं तो 4 घंटे में 36 भर देंगे, ठीक है, ठीक है, 36 भर दिया। कह रखा है कितने घंटे में सी टंकी को खाली कर देगा। तो एक चीज देखो, ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है 5 और 4 9, है ना। और इन तीनों की मिलाकर 7 आ गई, इसका मतलब अगर इन दोनों की 9 है तो इसकी -2 है, ठीक है। -2 क्यों है, तभी तो घटा रहा है ये काम, क्या है ये काम को कम कर रहा है। तो अगर 36 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 18 घंटे, इसका मतलब ये 18 घंटे में इस टंकी को खाली कर देगा। कौन, पाइप सी, है ना। ए बी भरने वाला है, सी निकालने वाला है। 5 घंटे में ये 7/8 भाग करता है, तो पूरी टंकी भरने में 40/7 टाइम लेंगे तीनों के तीनों पाइप, ठीक है। ये रहा देखो तीनों पाइप। आरंभ में ए और बी को 4 घंटे के लिए खोला जाता है, तो 4 घंटे में ये भर देते हैं हमारा 36, है ना। फिर बंद कर दिया जाता है, फिर सी को खोला जाता है। अगर सी की एफिशिएंसी 2 है तो 36 घंटे में वो 36 जो काम है 2 की एफिशिएंसी से वो 18 घंटे में पूरा कर देगा, ठीक है। वर्क आपको पता है एफिशिएंसी गुणा में टाइम, ठीक है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। बोट एंड स्टीम का एक अच्छा सवाल। अब इसमें बोट एंड स्टीम में बस 4 ही चीज होती है, एक शांत जल की चाल, एक धारा की चाल, एक धारा के अनुकूल, एक धारा के प्रतिकूल। देखो शांत जल की हम मानते इसको x, एक धारा की चाल, धारा की चाल ये मानते हम y, ठीक है। एक हम मानते हैं फिर डाउन स्ट्रीम, धारा के अनुकूल, ये होता है इन दोनों की स्पीड, ये स्पीड है x स्पीड है, ये y है, ठीक है। तो इन दोनों की स्पीड का जोड़। अप स्ट्रीम में क्या होता है, दोनों की स्पीड का डिफरेंस, तो x माइनस वाई। क्या रखे, यदि स्पीड ऑफ द करंट इज इक्वल टू 4/11 टू द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। मतलब नाव शांत जल में है, अगर ये 11 है तो ये 4 है ना, 4/11, हमने ये 11 ही मान लिया। इनका अनुपात क्या है 11 और 4। क्या रखा है, यदि नाव धारा के अनुकूल 16 मिनट में 12 किलोमीटर, तो आपको पता है स्पीड इक्वल टू किसके बराबर होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें टाइम दे रखा है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस 12 किलोमीटर, स्पीड कितनी आ जाएगी x जमा में वाई, इन दोनों का जोड़, है ना। अब ये रेशियो में है, यहाँ पे हम कुछ भी मान लेते हैं, हम ना माना a, ठीक है, a मान लिया हमने। तो इन दोनों का जोड़ तब 15a इक्वल टू ये क्या है 16 मिनट है। अब ये किलोमीटर है, ये भी किलोमीटर प्रति घंटा होगा, तो इसको घंटे में बदलेंगे तो बटे में 60, ठीक है। तो 15 चौक 60, 4 तक काटेंगे हम, ये 4 चौक 4 तक काटेंगे 3, तो a की वैल्यू 3 आ गई। इसका मतलब ये 33 किलोमीटर प्रति घंटा, ये 12 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या रखा है 63 किलोमीटर धारा के विपरीत।
तो 13 किलोमीटर अपॉन इनका डिफरेंस, तो 1 2 21 जमा में 54 धारा के अनुकूल, तो इनका जोड़ कितना आ जाएगा 15 ये 45 हो जाएगा। तो 21 तिया 63 है ना, 3 जमा में 9 पंजे 9 छिक 9 पंजे 9 छिक, ठीक है। तो 5 एकम 5 है ना, 1 0 5 दूनी, तो 4.2 हमारा क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। कर दोगे? तो क्वेश्चन बहुत ही अच्छे आ रहे हैं, ठीक है। हम लास्ट के क्वेश्चनों में आ गए हैं। मेंसुरेशन का यह क्वेश्चन, और एनवीएस में ना काफी रिपीट हो रहे क्वेश्चन। तो जो बच्चा अब जो हो रहे हैं ऑफलाइन में, अगर वो भी देख के चला जाता है तो बहुत ही एक अच्छी चीज होगी, ठीक है। देखो 66 मीटर 112 मीटर और 130 मीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुजाकार मैदान का क्षेत्रफल एक वर्ताकार पार्क के क्षेत्रफल के 6 गुना के बराबर है। पार्क के चारों ओर इतने मीटर की दर से बाढ़ लगाने की लागत क्या है? तो देखो एक त्रिभुजाकार मैदान है, 66 112 130, अगर दो तक करें ना इसको भाग 33 है ना, 56 65 33 56 65 ट्रिपलेट है ना। ट्रिपलेट बनने के बाद इसमें कौन सा लग जाता है फार्मूला, हाफ बी एच, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल हो जाता है। तो इसमें जो छोटे वाले होते हैं वही बेस और हाइट होते हैं। तो हाफ इंटू में 66 गुणा में 112 इक्वल टू किसके बराबर है, 6 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ सर्कुलर पार्क, मतलब पाई आर स्क्वेयर, ठीक है। पाई की वैल्यू भी रख देते हैं 22/7, ये लगा दिया था ना गुणा का साइन। तो 22 से काटेंगे तो 3 है ना, 3 से काटेंगे 2 2 और ये 2, 4 से काट देंगे इसको, तो 4 दूनी 8 है ना, 4 अट्ठे 32, ये 7 इस तरफ जाएगा। तो आर हमारे यहाँ से क्या आ जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर है तो यहाँ से 4 और यहाँ से 7, तो 28 14, तो हमारे क्या आ जाएगा 14, ठीक है। कितना आ जाएगा हमारा 14, आर हमारा कितना आ गया 14। तो अब क्या रखा है, कॉस्ट ऑफ पुटिंग ए फेंस अराउंड द पार्क एट 35 पर मीटर, देखो सारे मीटर में ही थे, 35 गुणा में, अब आपने पढ़ रखा है 7 44 154 14 88 616, ठीक है। अब जो फेंसिंग अराउंड द पार्क मतलब उसके सरकमफेरेंस पे लगाना है, तो सरकमफेरेंस कितना आ जाएगा 88, ठीक है। तो यहाँ से 5 गुणा में 7, यहाँ से 2 गया तो 0, 44 गुणा में 7 तो 7 चौके 28, 2 7 चौके 28 और 30, 30 80 हमारा क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। आप ऐसे भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, 5 और 2 को अलग निकाल लो, 0 बन जाएगा। अब ये क्वेश्चन है, ये थोड़ा एक अजीब हा क्वेश्चन है ना, ये गलत भी लग रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन गलत है ना, ऑप्शनों के उससे है, इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ है, आप लगा सकते हो इसके ऊपर, ठीक है। अब देखो वो बाद में लगती है ना जो भी। अब देखो क्या दे रखा है इसमें कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक पाइप द्वारा इतने किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से बहने वाला एक पानी एक आयताकार टंकी, एक हमने मान लिया टंकी बना ली, ठीक है। उसकी जो लेंथ है वो 28 है, चौड़ाई 22 है, और पानी जो ऊपर गया ना, क्योंकि 3D है ये 3D बनता नहीं है ना पेपर पे, तो 15 सेंटीमीटर ये हाइट है पानी की, ठीक है। तो आपको पता है जो वॉल्यूम है सिलेंडर का, पाई आर स्क्वेयर एच, है ना। पाइप जो सिलेंड्रिकल होता है, ठीक है। वो वॉल्यूम ऑफ इसके मतलब एक क्यूबॉइड हा बन जाएगा, है ना। अगर रेक्टेंगुलर एक टंकी है तो वो क्या बना दे क्यूबॉइड। तो 15 गुणा में 28 गुणा में 22, ठीक है। तो 22/7 गुणा में 7 गुणा में 7 गुणा में हाइट इक्वल टू 15 गुणा में हाइट मतलब जो सिलेंडर पाइप की लंबाई, ठीक है, पाइप की लंबाई गुणा में 22, देखो 22 से 22 गया, 7 से 7 गया, 7 चौके 28, है ना। तो यहाँ से हाइट कितनी आ गई 60,
कितनी आ गई 60। अब यहाँ पे देखो ये सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर है। अच्छा वे मीटर में थे, सॉरी 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 शक्तिमान, कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये सेंटीमीटर में था 15, यहाँ पे डबल जीरो, यहाँ पे भी डबल जीरो, ठीक है। तो हमारा 60 डबल जीरो और डबल जीरो, ठीक है ना, डबल जीरो। अब देखो ये मीटर में है ना, मीटर में नहीं सॉरी सेंटीमीटर में है, ठीक है। अगर सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा, देखो अगर 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर है, ठीक है, तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, 6000 मीटर, ठीक है। अब आपको पता है 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है, तो यहाँ से 6 किलोमीटर आ जाएगी इसकी लंबाई, किसकी, पाइप की लंबाई, पाइप की लंबाई 6 किलोमीटर। अगर 1 घंटे में वो 4.5 किलोमीटर चलता है तो 6 कितने में चलेगा, 6 कितने में चलेगा, 6 किलोमीटर, तो 1 गुणा में 6/45 और ये 60, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 15×3 = 45, 15×4 = 60, तो 4/3 घंटे, है ना। तो अगर इसको मिनट में बदलेंगे तो गुणा में 60, है ना, तो ये 20, तो 80 मिनट लगेंगे। मतलब 80 मिनट का क्या मतलब है, 1 घंटा 20 मिनट, ठीक है। तो क्वेश्चन अच्छा था। लास्ट क्वेश्चन आ गया है अलजेब्रा का। देखो वैल्यू ऑफ ये, पहले मैं एक बार स्टेटमेंट लिख देता हूँ, इसमें अच्छी तरह लिखी नहीं गई। स्क्वायर रूट ऑफ 26 जमा में 4√30 माइनस रूट 26 माइनस में 4√30, ठीक है। ये है हमारी स्टेटमेंट। अब वैल्यू बतानी है इसमें, ठीक है। कैसे करेंगे, देखो जब भी ऐसे रूट में आता है ना, ये होता है a² जमा में b², है ना, ये होता है हमारा 2ab। अब यहाँ से 2 निकालेंगे तो 2 गुणा में 2√30, है ना। यहाँ पे हमें कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा, है ना, 60, 15×4 = 60, है ना, या 4 जाएगा 120, तो 24×5 = 120, है ना, 12 और ये, तो देखो यहाँ से कुछ ना कुछ ऐसा बनेगा, 2√6 √5, है ना। अगर इसका स्क्वायर करेंगे 12, 12×5 = 17, नहीं बनता। 10 और 6, ये भी नहीं बनता। इसको अंदर लेकर जाओ तो कितना आ जाएगा, ये 4, 24 और 5, नहीं बनता ये भी। कैसे बनेगा भाई साहब, ये देखो 4 अंदर गया तो 120, 120 कैसे कैसे बनता है, तो 20 गुणा में 60, हाँ 20 गुणा में 6, बिल्कुल बन गया, है ना। इसका मतलब जो हमारा a है वो √20 है और b क्या है, √6, है ना। ये बीच में प्लस का साइन है, इसका मतलब प्लस और ये स्क्वायर और ये रूट। इसी तरह यहाँ पे माइनस का √20 माइनस √6 और ये स्क्वायर, ठीक है। देखो स्क्वायर से ये गया रूट, है ना, तो हमारा क्या आ गया, √20 जहाँ में √6, है ना, माइनस का देखो √20 माइनस का √6, अगर अंदर जाएगा तो चेंज कर देगा, इससे ये कट गया, हमारा आ गया 2√6, है ना। अब 2√6 किसके बीच की वैल्यू है, आपने ये बतानी है ना। देखो बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन कह सकते हैं हम इसको, 2√6। अब √6 की कैसे निकाल सकते हैं, देखो 4 6 है ना, 2 2 4, यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे 4 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे 0, यहाँ पे पॉइंट, है ना, क्या लिखा है, 4×5 = 20, है ना, 4×4 = 16, 4 5×5 = 25, और 5 पे तो नहीं 4 पे जाएगा, है ना, 24 गुणा में 2, तो 4.8 के लगभग, मतलब 4.5 से 5 के बीच में हमारी वैल्यू, इस तरह हम निकाल सकते हैं, ठीक है, इसकी अप्रोक्स वैल्यूज। समझ में आ रहा है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था, आप सभी को समझ में आ गया, और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना।